बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आप बहुत इंटरेस्टिंग नमूने से समझेंगे कि डिफ़ॉर्मेशन क्या है और डिफ़ॉर्मेशन के कौन कौन से मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। और मुख्तलिफ़ टाइप्स में यहाँ पर इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ, बेशक आपके बुक के अंदर ना भी हैं, हमारे साथ बुक के अंदर ना भी हैं, तो मुख्तलिफ़ बुक बोर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ हैं और कुछ कुछ मिसिंग हैं। तो सब हम यहाँ पर कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इस किस्म के चैप्टर को, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले चैप्टर को या फिजिक्स ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बार बार इन किस्म के टाइप्स का नाम होता है। आपको शुरुआत में इनकी इंट्रोडक्शन दी तो नहीं जाती, मगर बार बार इनका नाम उठाया जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर कहाँ और क्यों ये बार बार लफ्ज़ आ रहा है। फिर आपको एक्स्ट्रा से सर्च करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया है कि इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने हर छोटा छोटा टर्म जो आपके इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर थोड़ा बहुत मेंशन होगा, तो हम उसके यहाँ पर डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि आपको वहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि उस लफ्ज़ का आखिर क्या मतलब है। तो बहरहाल यहाँ पर हम ये समझेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या है और साथ साथ में ये समझेंगे कि डिफॉर्मेशन के कौन कौन से मुख्तलिफ टाइप्स हैं और वो मुख्तलिफ टाइप्स किस बेसिस पर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि डिफॉर्मेशन क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बिकॉज वी आर इन एक्सट्रीम नीड ऑफ सब्सक्राइबर्स like you guys, and we always need the recommendation of you guys to your fellow students। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे चैनल को जो है वो रिकमेंड करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी देखें। क्योंकि अगर आप इतने बेहतरीन नमूने से पढ़ रहे हैं और आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है फिर हम यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएंगे, चैनल आगे ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारी टीचिंग भी आगे तक नहीं जा पाएगी। तो इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि हमें सपोर्ट करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो बहरहाल हम चलते हैं कि भाई जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है। डिफॉर्मेशन दरअसल अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप में या उसकी साइज़ में चेंज आए, तो चेंज आना शेप में या चेंज आना साइज़ में डिफॉर्मेशन कहलाया जाता है। इन द सेम वे अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो हम कहेंगे कि डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और टेम्परेचर चेंजेस। अगर इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस लगाऊं और एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने की वजह से ये जो फोर्स है ये अपनी ये जो पेन है वो अपनी शेप को चेंज कर दे, तो इसको मैं कहूँगा कि भाई ये जो है अब जो है वो हो गई है डिफॉर्मेशन वाली स्टेट में। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पेन है, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाई, तो एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने की वजह से ये हो गई इस तरह। तो अब ये जो टूट चुकी, ये इसकी शेप में चेंजेस आ गई, इसको हम अब कहेंगे डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये जो आपकी किस्म की एक डिफॉर्मेशन हो रही है, इसको हम मिसालों में पढ़ेंगे कि भाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग और रबड़। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक रबड़ है या एक स्प्रिंग है, आपने इसको कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग छोटा पड़ गया, तो ये भी एक किस्म की डिफॉर्मेशन है। आपने इस स्प्रिंग को खींचा तो ये स्प्रिंग आपका बड़ा हो गया, यानी कि वो एक्सपेंड हो गया, तो ये भी एक किस्म की डिफॉर्मेशन है। साइज बढ़े या साइज कम हो, है तो तब्दीली ना। अब तब्दीली का मतलब है कि भाई तब्दीली आ रही है या तब्दीली आ गई है, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो, है तो तब्दीली। अब इसी तरह से चेंजेस आए शेप में, चाहे वो शेप बढ़े या वो शेप कम हो साइज में, दोनों तरीकों में, दोनों कंडीशंस में वो चेंज ही कहलाई जाएगी, वो डिफॉर्मेशन ही कहलाई जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी है बेंडिंग अ मेटल रॉड। मिसाल के तौर पर ये एक मेटल रॉड है और इस मेटल रॉड को आपने बेंड किया, तो ये बेंड करना डिफॉर्मेशन कहलाया जाएगा। उसके बाद आपके पास एक कैन है, जो कि आपके पास जब बोतल आप पीते हैं, टिन की बोतल आप पीते हैं, टिन, तो टिन पीने के बाद आप उसको क्रश करते हैं, तो ये जो क्रश करना होता है उसके बाद अब ये जो टिन अपनी अलग शेप में आ चुका है, तो इसको भी हम डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दूसरा मिसाल में यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि दो चीज़ों के ज़रिए से डिफॉर्मेशन आ सकती है, एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, दूसरा टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से।
अब डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से तो आपने अभी देखा, मैंने एक पेन तोड़ दी, तो फोर्स की वजह से तो डिफॉर्मेशन आप रोज़ाना के बेसिस पर करते आ रहे हैं, आपको पता है। अब टेम्परेचर की बेसिस पर जो डिफॉर्मेशन है वो किस तरह होती है वो भी आपने देखी है, मगर आपको सिर्फ रिकॉल करवाना है हमने। देखें, आपने टेम्परेचर की चेंजेस के बेसिस पे ऊपर जब आप हीट करते हैं किसी चीज़ को तो वो एक्सपेंड होती है, या अगर किसी चीज़ को आप ठंडा करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट होती है। तो मतलब हीटिंग भी एक किस्म की टेम्परेचर में चेंजिंग है, कोल्ड करना किसी चीज़ को वो भी एक टेम्परेचर में चेंजेस हैं। तो टेम्परेचर में चेंज जब बढ़ती है यानी हीट बढ़ती है तो वो एक्सपेंशन, टेम्परेचर में चेंज हो और वो टेम्परेचर कम हो तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है और वो कंटैक्ट हो जाती है, यानी शेप उसकी कम हो जाती है। जिस तरह आप कोई रबड़ होता है, प्लास्टिक होती है, तो वो सर्दियों में सिकुड़ जाती है और गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाती है। इसकी वजह से ही गर्मियों में टायर फटते हैं, इसी की वजह से गर्मियों में जो सिलेंडर हैं वो फटते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने टेम्परेचर की वजह से तो चीज़ें समझ ली कि वो किस तरह है। दूसरा ये है कि मेटल रॉड को जब आप हीट करते हैं, मेटल रॉड को आपने किसी लोहार के पास आप उसको ले गए, आपने कहा कि इस मेटल को लें और इसमें से मुझे वो डांटरा बना के दें, यानी वो एक मुझे छुरा बना के दें जिससे घास काटा जाता है। तो जब आप वो एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा एक लोहार के पास ले गए और उस लोहार ने उसको हथौड़ों से कूट कूट कर उसको चेंज किया एक डाटरे में, एक उसमें जो औजार में जो घास काटता है, तो उसने कैसे किया ये, वो क्या करता है कि उसको आग में डालता है, आग में डालने के बाद उसकी शेप को चेंज करता है। तो ये जो टेम्परेचर की वजह से आप किसी चीज़ की शेप को चेंज कर रहे हैं, ये भी आपके किस्म की डिफॉर्मेशन है, ये मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर भी। दूसरे आपके पास रेल रॉड ट्रैक्स के अंदर जो गैप्स होती हैं, अब ये जो गैप्स हैं आपके पास, ये गैप्स भी यहाँ पर जो आपके पास रेल रॉड की रेल के जो होते हैं हिस्से या गैप्स होती हैं, उनमें ये जो होती हैं गैप्स, तो ये भी डिफॉर्मेशन से बचने के लिए होती हैं। अब ये किस तरह हम पढ़ेंगे समझेंगे। अब यहाँ पर ये दूसरे मिसाल है कि भाई आपके पास ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती हैं, तो ये भी एक किस्म की डिफॉर्मेशन है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप में दो किस्म की मेटल्स होती हैं लगी, जैसे ही हीट बढ़ जाती है तो वो मेटल की जो स्ट्रिप्स हैं वो मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद वो वहाँ से कांटेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। गीज़र आप चलाते होंगे, जैसे गीज़र ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एक गीज़र से एक टक की आवाज़ आती है, टक। तो फिर जैसे ही गीज़र ठंडा हो जाता है फिर उसमें से आवाज़ आती है टक की। या जब आप बाइक ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद चला के आते हैं तो बाइक भी टक टक आती रहती है, तो उसके अंदर भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं। जब कार को, या छोटे मॉडल की कार, बड़े मॉडल की कार नहीं, वो भी जब आप बड़े मुफासले से चला कर आते हैं तो उसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स लगी होती है टेम्परेचर चेंजेस के लिए, तो वो भी टक टक करती है। बार बार आप कुछ साउंड सुनते हैं कि भाई गाड़ी तो खड़ी है लेकिन उसमें से टक टक, जिस तरह कोई उसमें से अलार्म हो, तो इस तरह से वो भी वहाँ पर बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स की वजह से होता है। अगर आपके पास एक थर्मास हो जो एक अच्छी क्वालिटी का थर्मास है, उसके अंदर क्या होता है कि बाहर के टेम्परेचर से बचने के लिए, चेंजेस से बचने के लिए, वो थर्मोस गिलास कंटेनर का बना होता है, यानी उसके शीशे से वो ढका होता है। जब आप क्या करते हैं कि उसमें चाय तो आप डालते हैं, चाय गर्म थी, आपने उसमें से चाय निकाल दी, अब उसके बाद अचानक उसमें ठंडा पानी जैसे ही डालेंगे उस थर्मास के अंदर, तो थर्मास के अंदर जो गिलास लगा होगा, जो गिलास कंटेनर होगा, वो टूट जाएगा। वो टूट इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे ही गिलास को, जो कि गर्म है, उसको आपने टेम्परेचर ठंडा दिया, यानी उसको आपने कूल किया, तो कूल करने से वो होना चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट, वो होना चाहेगा कंप्रेस। अब जैसे ही वो कंप्रेस होना चाहेगा तो कंप्रेस होने के नतीजे में वो टूट जाएगा, यानी उसको एक हार्ट अटैक आ जाएगा। कोई चीज़ अचानक खुशी मिले या अचानक गम मिले तो वो हार्ट अटैक ही होता है। तो गिलास की अगर कोई चीज़ हो, शीशे की अगर बनी हुई की चीज़ हो, तो उसमें आप ठंडा पानी डालने के बाद अचानक गर्म पानी डालेंगे तब भी टूट जाएगा। गर्म पानी या गर्म हो और अचानक उसके ऊपर आप ठंडी चीज़ डालेंगे तो भी वो टूट जाएगा। तो इस टूट क्यों रहा है? क्योंकि जब आप उसके ऊपर ठंडा हो और आप उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो वो एक्सपेंड होना चाहेगा, और एक्सपेंड जब वो जल्दी जल्दी होना चाहेगा, अचानक होता जाएगा, तो वो टूट जाएगा, वो संभल नहीं पाएगा। इन द सेम वे अगर वो गर्म हो गिलास, शीशा,
अचानक आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो जल्दी से सिकुड़ना चाहेगा, कॉन्टैक्ट होना चाहेगा, जिसकी वजह से वो संभल नहीं पाएगा, वो भी वहीं टूट पाएगा। तो ये भी एक किस्म की डिफॉर्मेशन है। उसके बाद जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, जब आप ब्रिज के ऊपर जाते हैं तो ब्रिज के ऊपर जब ब्रिज गर्म हो जाएगी तो ब्रिज गर्म होने से जाहिर सी बात है वो एक्सपेंड होगी। अब जब एक्सपेंड होगी तो ब्रिज के तो लेयर्स इस तरह से बने हुए हैं, एक्सपेंड होने से वो कुछ इस तरह से मतलब अपने सरफेस को बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि भाई ये दो ब्रिज के ब्लॉक्स हैं, ये बने हुए आपस में एक साथ टच है। जैसे ये गर्म हो गए तो ये इस तरह से हो जाएंगे। अब गाड़ियाँ तो जाहिर सी बात है नुकसान में आ जाएंगे अगर ये इस तरह से उफड़ गया तो। इसलिए हम क्या करते हैं, दो ब्लॉक्स के बीच में छोटा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि अगर ये एक्सपेंड हो और ये भी एक्सपेंड हो तो बीच में इतनी गैप हो कि उनकी एक्सपेंशन उसमें ही भर जाए, ताकि ये ऊपर ना हो, ये अपनी ही गैप को फिल करें और ज़्यादा मतलब मसला ना करें। तो इसलिए ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो ब्रिजेस के अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है वो भी एक किस्म की डिफॉर्मेशन कहलाई जाती है। ये सिंपल डेफिनेशन थी जिसको मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया। वो सिर्फ इसलिए समझाया ताकि जब आप बोर्ड के अंदर लिखें या कहीं पर भी लिखें या कहीं पर भी बताएं या कहीं पर भी एग्ज़ाम में जाएं तो आपको पूरा आइडिया हो। जब आपको किसी चीज़ का आइडिया ही थोड़ी बात पता हो, उसका सिर्फ नाम पता हो, तो आप उसके ऊपर पिरसी लिख पाएंगे या आप उसके ऊपर ऐसे लिख पाएंगे। ऐसे तो खैर बड़ा हो गया, पिरसी आप उसके ऊपर लिख पाएंगे नहीं। तो पिरसी आप या छोटा मजमून आप उस पर लिख पाते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। इसलिए बड़ी नॉलेज रखने के बाद आप उस चीज़ को प्रिसाइज कर सकते हैं। इसलिए आप चीज़ों को सही नमूने से समझें ताकि आप उनको अगर कम करना पड़े तो आप कम कर सकें, शॉर्ट क्वेश्चन बनाना पड़े तो शॉर्ट क्वेश्चन बना सकें, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना पड़े तो वो भी बना सकें। इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन पर। अब टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन मुख्तलिफ बेसिस पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट या पहले हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मटीरियल बिहेवियर और परफॉर्मेंस के बेसिस पर। मटीरियल बिहेवियर और परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसको हम टेम्पररी डिफॉर्मेशन कहेंगे। ये आपके पास एक टेम्पररी डिफॉर्मेशन है जो डिफॉर्म तो होगी मगर अपनी ओरिजिनल शेप में फिर रिवर्ट होके वापस आएगी। तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन जो आप डिफॉर्म तो करें मगर फिर दोबारा से वो फॉर्म हो जाए। डिफॉर्म मतलब उसको बिगड़ाना, फॉर्म मतलब वो खुद बन रही है। तो जैसे ही आपने उसको डिफॉर्म किया तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यहाँ पर खड़ा है, आपने इसको खींचा, इसको डिफॉर्म किया, छोड़ा तो वापस अपनी जगह पर वापस आ गया। तो ये भी एक किस्म की डिफॉर्मेशन है, मगर वो डिफॉर्मेशन जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाए उस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब चूंकि ये डिफॉर्म तो हो रही है, अपनी चेंज कर रही है शेप को, साइज को भी चेंज कर रही है मगर आर्जी तौर पर कर रही है, थोड़े वक्त के लिए कर रही है, इसलिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम टेम्पररी डिफॉर्मेशन कहेंगे। और उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो रबर बैंड स्ट्रेच करते टाइम तो स्ट्रेच ही रहेगा मगर जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई तब तक ये डिफॉर्म था जब तक हम इसको खींचे रखा था, जैसे हमने इसको छोड़ा तो अपनी पोजीशन में वापस आ गया। इसलिए ये डिफॉर्म तो हुआ था मगर टेम्पररी हुआ था, इसलिए इसका नाम टेम्पररी डिफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्प्रिंग है, मैंने आपको समझाया। बेंडिंग अ मेटल रूलर, आपके पास मेटल रूलर जो आपके पास होती हैं, रूलर जो होता है जिसको आप फटफटी कहते हैं या फुटफटी कहते हैं आप उसको, या आप उसको स्केल कहते हैं, सॉरी। तो स्केल को अगर आप इस तरह से मोड़ते हैं, छोड़ते हैं, फिर अपनी जगह पर वापस आ जाती है। स्केल जो मेटल वाली उसको इस तरह से मूव करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं तो फिर अपनी जगह पर वापस आ जाती है। तो ये जो स्केल है, ये जो आप इसको मूव कर रहे हैं फिर अपनी जगह पर वापस आ रही है, तो ये भी टेम्पररी डिफॉर्म हो रही है जब तक आप उसको जोर दे रहे हैं। तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन या टेम्पररी डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब इस परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले अगर मैं आपको ये समझाऊं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन या टेम्पररी डिफॉर्मेशन को हम रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। और इसको पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन
या परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी ये डिफॉर्म तो होगी, अपनी शेप तो चेंज करेगी, मगर फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, जगह पर वापस नहीं जाएगी। तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि इट इज एन इरिवर्सिबल एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट रिमेन्स इन इट्स पोजीशन इवन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। जब आपने बेंड किया है कॉपर के पाइप को, बेंड करने के बाद आपने उसको छोड़ा और सोचा कि ये वापस जाएगा, मगर वो वापस नहीं गया, तो आपने समझा कि भाई ये बिल्कुल एक ऐसी डिफॉर्मेशन है जो एक मर्तबा डिफॉर्म होने के बाद अपनी सही पोजीशन में वापस नहीं जा रहा। तो इसलिए इस किस्म की डिफॉर्मेशन को अब हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहेंगे, इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो रहा तो मतलब इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर दूसरी मिसाल ये है कि क्रशिंग अ सोडा कैन, जैसे मैंने पहले भी समझाया कि सोडा कैन यानी कि पेप्सी या ड्यू या कोका कोला या पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पिए तो बेहतर है, उनकी जो टिन है, अगर आप उन टिन को क्रश करेंगे तो क्रश करने के बाद क्या वो टिन दोबारा से सही हो जाएगा? नहीं। तो ये जो क्रश कर रहे हैं आप टिन को और दोबारा वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा रहा, तो मतलब कि ये डिफॉर्म टिन हुआ है, मगर ये परमानेंटली डिफॉर्म हुआ है, अब ये सही होने वाला नहीं है, इसलिए ये डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन है। और इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। और वो थी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है लचकदार, प्लास्टिक का मतलब जरूरी नहीं है कि लचकदार। ठीक है, अब आपके पास रोलिंग अ मेटल शीट, कोई भी मेटल की शीट हो, मिसाल के तौर पर ये एक लोहे का टुकड़ा हो, मैंने इसको रूल कर दिया या इसको मैंने जो है वो मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद कोई मेटल वापस तो नहीं जाएगा ना। अब ये अगर मेटल वापस नहीं जा रहा तो ये भी परमानेंट आपका जो है डिफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब दोबारा हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो डिफॉर्मेशन की टाइप्स हैं ये बेस्ड ऑन द फोर्स हैं। अब हम इनके ऊपर जो फोर्सेस दे रहे हैं और इन फोर्सेस के बेसिस के ऊपर ये जो अब डिफॉर्मेशन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला डिफॉर्मेशन का टाइप यहाँ पर जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंसाइल डिफॉर्मेशन। ये हमारे बुक के अंदर भी है। अब ये जो टेंसाइल डिफॉर्मेशन है ये आपका तब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुलिंग फोर्स के साथ खींचते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं टू अ मटेरियल, काजिंग इट टू एलोंगेट और एक्सपेंड। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक टुकड़ा है जो कि 2 मीटर का है, आपने इसको खींचा, तो खींचने के बाद ये आपका टुकड़ा हो गया 4 मीटर का। तो जब आपका ये टुकड़ा 4 मीटर का अब हो गया, यानी कि इसको आपने जैसे पुल किया तो पुल करने की वजह से ये एलोंगेट हो गया। तो अब ये जो डिफॉर्मेशन है जिसमें एक छोटी चीज खींचने के बाद बड़ी हो रही है, इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो टेंसाइल डिफॉर्मेशन है यानी कि फोर्स आपने जब पुलिंग फोर्स देंगे तो पुलिंग फोर्स देने की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी साइज को बढ़ा देता है तो साइज के बढ़ने की वजह से इसमें अब जो डिफॉर्मेशन आई उसको हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। अगर आपने किसी रबड़ को स्ट्रेच किया तो रबड़ स्ट्रेच होने के बाद अब रबड़ की जो पोजीशन है अब हम कहेंगे कि भाई अब ये टेंसाइल डिफॉर्मेशन में है। दूसरी आपके पास यहाँ पर है रबड़ या प्लास्टिक की जो आपके पास बैग्स हैं, अगर आपने उनको खींचा और उनकी शेप बढ़ गई या उनकी साइज बढ़ गई तो ये भी आपके पास एक किस्म की टेंसाइल डिफॉर्मेशन है। अब उसके बाद हमारे पास है ब्रिज केबल्स। आपके पास अगर आपने देखी हो सक्खर की बैराज या सक्खर की ब्रिज जो है उसके अंदर जो बड़ी सी एक लेंस डाउन ब्रिज है जिसको हम अयूब पुल भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो बहुत सी बड़ी केबल्स हैं, जब उनमें से ट्रेन गुजरती है नीचे से पुल से या गाड़ियां गुजरती हैं तो वो जाहिर सी बात है केबल्स कुछ स्ट्रेच होती हैं, इतनी नहीं जिस तरह रबड़ होता है लेकिन होती ज़रूर हैं। तो ये भी एक किस्म की टेंसाइल डिफॉर्मेशन लग रही होती है उन केबल्स पर। अब ये जो आपके पास डिफॉर्मेशन है ज़रूरी नहीं है कि 100% हमेशा हमेशा टेंसाइल डिफॉर्मेशन इलास्टिक हो, ज़्यादातर ये आपकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये 100% हमेशा हमेशा इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होते। कभी कभार कोई चीज़ खींचने के बाद वो वहीं के वहीं रह जाती है, अगर वो वहीं के वहीं रह जाए तो फिर भी वो टेंसाइल डिफॉर्मेशन ही कहलाई जाएगी।
उसके बाद आपके पास कंप्रेशन डिफॉर्मेशन है। कंप्रेशन डिफॉर्मेशन ये आपकी तब होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके उसकी साइज़ को कम कर दें। तो जब ये आप उसकी साइज़ अब कम हो गई, यानी चेंज हो गई शेप में, अब इस किस्म की शेप को हम कहेंगे कंप्रेशन डिफॉर्मेशन। अब ये जो कंप्रेशन डिफॉर्मेशन है आपकी, हम कहेंगे कि एक पुशिंग फोर्स है जो अप्लाई की जाती है मटेरियल को, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास मटेरियल सॉलिड 10 मीटर का है, आपने इसको पुश किया पुश किया पुश किया, इतना पुश किया कि अब ये जो आपका 5 मीटर का हो चुका है। तो ये कंप्रेस हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब ये कंप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये अब 5 मीटर का हो चुका है, तो ये डिफॉर्म हुआ है। मगर ये जो डिफॉर्मेशन है, मगर ये जो दर्द है, इस दर्द को हम कहेंगे कंप्रेशन डिफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स हैं, केन को क्रश करना। केन इतना होता है, आपने उसको क्रश किया तो वो इतना छोटे से मिकदार में आ गया। अब ये जो केन को आपने क्रश किया, तो केन क्रश करने के बाद अगर वो छोटा हो गया तो ये कंप्रेशन डिफॉर्मेशन है। कंप्रेशन ऑफ पिलो एंड सॉइल, आप पिलो तो ज़रूर देख रहे होंगे। अगर आप अभी सोए लेक्चर देख रहे हैं या आप टेक लगा के लेक्चर देख रहे हैं तो आपका पिलो जो है वो कुछ कंप्रेस हो चुका होगा। तो ये जो पिलो कंप्रेस हो जाता है, जब आप बेड पर बैठते हैं तो बेड कंप्रेस हो जाता है, तो ये भी एक किस्म की कंप्रेशन डिफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सॉइल, कोई बड़ा सा रूलर या बड़ा सा कोई कंटेनर अगर आप किसी ज़मीन पर, कच्ची ज़मीन पर रखते हैं, तो वो ज़मीन थोड़ी नीचे हो जाती है, बेशक 1 इंच ही, लेकिन नीचे हो जाती है। आप किसी हथौड़े से ज़मीन को मारें तो ज़मीन जो कच्ची होती है वो थोड़ी नीचे चली जाती है। तो ये भी एक किस्म की कंप्रेशन डिफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शियर डिफॉर्मेशन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें आपका थोड़ा ध्यान ज़्यादा मुझे चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ये जो शियर डिफॉर्मेशन है, शियर डिफॉर्मेशन को करने के लिए जो फोर्स दी जाती है, उस फोर्स का नाम अब हो जाएगा शियर फोर्स। क्योंकि वो फोर्स जो शियर डिफॉर्मेशन करने का सबब बन रही है, उस फोर्स का नाम भी अब शियर फोर्स हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि ये जो शियरिंग फोर्सेस हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दें मगर ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज ना करें, उसकी शेप में तो तब्दीली आ जाए मगर उसकी लेंथ में तब्दीली ना आए, तो इस किस्म की चेंजिंग इन शेप को, इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम शियर डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब ये किस तरह हो सकता है कि उसकी शेप में तो चेंज आ जाए मगर उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में कोई भी तब्दीली ना आए? तो ये चीज़ अब आपने जो है वो समझनी है। सबसे पहली चीज़ कि भाई जो शेयरिंग डिफॉर्मेशन, दूसरी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो शेयरिंग डिफॉर्मेशन है वो 2 किस्म की चीज़ों की बनी होती है, 2 किस्म की फोर्सेस की या 2 किस्म की स्ट्रेंथ की बनी होती है। एक टेंसाइल और दूसरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि शेयर डिफॉर्मेशन में जो डिफॉर्मेशन चीज़ में होती है वो स्लाइडिंग डिफॉर्मेशन होती है। और क्यों स्लाइडिंग होती है? क्योंकि उसके ऊपर पैरेलल फोर्स लगाई जाती है। और ये मैं सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली अभी करवाता भी जा रहा हूँ। उसके बाद ये भी आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि ये आपकी रिवर्स नहीं आती, ये कम्प्लीटली प्लास्टिक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आपका जब मटेरियल डिफॉर्म होगा बाय स्लाइडिंग और रोटेटिंग, बट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इसका जो वॉल्यूम रहेगा हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मिसाल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई ये आपके पास एक फिक्स्ड बेस है, इसका बुनियाद इसका फिक्स्ड है। हमने इसको फोर्स दी, जैसे जैसे हमने इसको फोर्स दी तो ये मुड़ गया। अब ये जो इसका मुड़ना है ये इसका स्लाइडिंग कहलाया जाएगा, ये इसका आधा या हाफ रोटेटिंग कहलाया जाएगा। तो ये जो रोटेट हो गया, ये जो स्लाइड हो गया, ये शियर डिफॉर्मेशन है। अब इसको जो फोर्सेस इसको डिफॉर्म कर रही थी, इसको ये मोड़ रही थी, इन फोर्सेस का नाम हो जाएगा शियर डिफॉर्मेशन। अब ये फोर्सेस जो लग रही थी वो इसके पैरेलल लग रही थी, इसीलिए हमने इनको कहा कि वो जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल टू द सरफेस हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर है कि जब आपका मटेरियल डिफॉर्म होगा बाय स्लाइडिंग और रोटेटिंग बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर आप देखें आपके पास ये एक पूरा मटेरियल है, आपने इसका बेस किया है फिक्स, आपने इसको जोर दिया जोर दिया जोर दिया, इतना जोर दिया कि ये इतना टेढ़ा हो चुका है। अब जब ये इतना रेंकल या टेढ़ा हो चुका है तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखें इसके टॉप और इसके बॉटम के बीच में
जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन इसके टॉप में और इसके बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो अब कम है। अब इनके डिस्टेंसेस कम होने की वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कंप्रेशन हुई है, क्योंकि हुआ तो वहाँ पर शेयर डिफॉर्मेशन है, लेकिन शेयर डिफॉर्मेशन दो किस्म की डिफॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन है, एक कंप्रेशन डिफॉर्मेशन, दूसरी टेंसाइल डिफॉर्मेशन। यहाँ पर कंप्रेशन कैसे हुई है मैंने आपको बताया कि इसके टॉप में और बॉटम में अब मुफासला कम हो चुका है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर आपके पास कंप्रेशन डिफॉर्मेशन हुई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी टेंसाइल डिफॉर्मेशन भी हुई है। टेंसाइल डिफॉर्मेशन किस तरह से हुई है कि ये जो इसका लेफ्ट है और ये जो इसका राइट है, इनके बीच में मुफासला देखें, और ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट है, इनके बीच में मुफासला देखें, तो अब इसके लेफ्ट, इसकी एक साइड और इसकी एक साइड में अब जो मुफासला हो चुका है वो थोड़ा बढ़ चुका है साइड्स में, वैसे नहीं, इनकी साइड्स में अब ये जो मुफासला बढ़ चुका है ये बता रहा है कि ये एलोंगेट भी हुई है। अब ये जो इनका इस किस्म का एलोंगेट होना है, इसको भी हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहेंगे, और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं अब इनको हम कहेंगे शेयर डिफॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पर बात है स्लाइडिंग की, तो स्लाइडिंग में आपको यहाँ पर बात समझा दूँ कि भाई ये आपके पास एक सरफेस है पूरा, ये सरफेस आपका कंबाइंड सरफेस है, एक ही आप इसको कंसीडर करें दोनों को। मैंने इसको जो फोर्सेस दी वो पैरेलल टू द सरफेस दी। पैरेलल टू द सरफेस ऐसे नहीं होती, इस तरह से होती नॉर्मल फोर्सेस। अगर मैं ऐसे फोर्सेस दूंगा तो वो कहलाई जाएंगी पैरेलल फोर्सेस। मैंने जैसे इनको पैरेलल फोर्सेस दी तो ये जो सरफेसेस हैं वो स्लाइड हुए। अब ये जो आपके स्लाइड हुए इसी को हम शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि दो लेयर्स टूट जाएंगे, एक लेयर पीछे रह जाएगा, एक लेयर आगे चला जाएगा। तो इस किस्म की जो चेंजिंग इन शेप है हम इसको डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देखें कि भाई आपकी ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है, ये जो इलांगेट है वो किस तरह हुआ, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुफासला एक है, आपने पैरेलल फोर्स दी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुफासला बढ़ गया, तो भाई इनकी जो अब ये है वो एलोंगेट हुई है, साइज एलोंगेट हुई है, मतलब कि ये शेयर डिफॉर्मेशन हुई है। तो इस हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को समझते हैं इंतहाई आसान नमूने से। अब हम जो है वो जा रहे हैं इसका जो चौथा हिस्सा है या चौथा जो इसका टाइप है वो पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है बेंडिंग डिफॉर्मेशन। अब बेंडिंग डिफॉर्मेशन हमारी कुछ इस तरह से होती है कि जब किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर सरफेस लगाया जाता है तो वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर फोर्स लगाने की वजह से या नॉर्मल फोर्स लगाने की वजह से वो नीचे बेंड हो जाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का बेंड हो जाना दरअसल बेंडिंग डिफॉर्मेशन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि एक आपके पास एक चेयर है जो एक किस्म के मेटल मटेरियल की बनी हुई है। जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर यहाँ पर बैठता है तो ये जो पूरी मटेरियल है या जो मेटल है या जो रॉड है वो बेंड हो जा रही है। और इसका बेंड होना इस बता रहा है बिल्कुल इस तरह से कि भाई इसके ऊपर बेंडिंग डिफॉर्मेशन है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई गई है जो इस मटेरियल को बेंड कर रही है। उसके बाद दूसरी चीज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई भी स्ट्रेट बीम हो और वो होमोजीनियस मटेरियल का बना हुआ हो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाए, फिर अगर वो बेंड हो जाए तो फिर हम उसको बेंडिंग डिफॉर्मेशन कहेंगे। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में ये भी चीज जरूरी है कि अगर किसी मटेरियल की आप बेंडिंग डिफॉर्मेशन को समझना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है कि जिस मटेरियल की बेंडिंग डिफॉर्मेशन आप समझ रहे हैं वो एक ही किस्म के मटेरियल का बना हुआ हो। अगर लोहे का है ये चेयर तो लोहे का ही बना हो, तभी हमें पता चलेगा कि भाई लोहा इतने वेट के ऊपर बेंड हो रहा है। अगर ये सोने का है तो सोने का ही बना हो ताकि हमें ये मालूम हो कि सोना इतने वेट पर और इतने ग्राम्स पर वो बेंड हो रहा है। तो इसलिए यह शर्त जरूरी है कि बेंडिंग डिफॉर्मेशन में आपके पास होमोजेनियस मटेरियल होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी है टॉर्शनल डिफॉर्मेशन। अब टॉर्शनल डिफॉर्मेशन में अगर आप किसी चीज को इस तरह से निचोड़ते हैं तो इस तरह से निचोड़ना, इस तरह से ट्विस्टिंग फोर्स देना, इस तरह से एंगुलर टॉर्क देना, इस तरह से एंगुलर स्ट्रेन देना या फोर्स देना आपकी कहलाई जाती है एंगुलर टॉर्शन या टॉर्शनल डिफॉर्मेशन।
तो ये जो टॉर्शनल डिफॉर्मेशन है ये हमारी अक्कर या हैपन या टेक प्लेस तब होती है जब रोटेशनल फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर उन रोटेशनल फोर्सेस लगाने की वजह से वो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जाए ट्विस्ट, तो फिर उस किस्म के ऑब्जेक्ट को डिफॉर्मेशन को हम टॉर्शनल डिफॉर्मेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने इसको फोर्स दिया, अब ये कुछ इस तरह से हो गया, तो ये कहलाई जाएगी टॉर्शनल डिफॉर्मेशन। अब उसके बाद हमारे पास है ये एक ब्लॉक, आपने उसको टॉर्क दिया, आपने उसको रोटेशनल फोर्स दिया, तो आपका ये मटेरियल इस तरह से हुआ है, तो यानी टॉर्शनल डिफॉर्मेशन हुई है। आप किसी भी रोप को ट्विस्ट करते हैं, कपड़ों को आप निचोड़ते हैं, या फिर आप देखते हैं ये सब चीजें, तो ये एक किस्म की टॉर्शनल डिफॉर्मेशन है। जब कोई पंखे के फैन अगर आपने देखे हों, तो पंखे के फैन थोड़े इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, तो पंखे के फैंस इस तरह के मुड़े हुए होना ये बता रहे हैं कि उनके अंदर भी टॉर्शनल डिफॉर्मेशन है। जब हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स बहुत ज्यादा तेज चलते हैं तो वो थोड़े मुड़ जाते हैं, ये मुड़ना बता रहा है कि उनमें भी टॉर्शनल डिफॉर्मेशन है। उसके बाद जब आप स्क्रू ड्राइवर से किसी चीज को खोलते हैं, किसी बुलेट को खोलते हैं, तो वो अगर टाइट होता है कोई बोल्ट या कोई नट, तो टॉर्शनल डिफॉर्मेशन आपकी हो जाती है उस स्क्रू ड्राइवर के अंदर, और स्क्रू ड्राइवर खुद ही जो है वो टूट जाता है इसकी वजह से। उसके बाद आपके ये जो टाइप्स थे बेस्ड ऑन द फोर्स, जो डिफॉर्मेशन की टाइप्स थे वो आपने सही नमूने से पढ़ लिए। अब आप वो टाइप पढ़ रहे हैं जो ये बार बार हर जगह पर आएंगे इस चैप्टर में, लेकिन बुक के अंदर इनको अलग से डिफाइन नहीं किया गया। अलग से डिफाइन न होने की वजह से आपको वहां पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियरिफाई करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसीलिए हमने वो टॉपिक्स छोटे छोटे जो आपको आगे चलकर बड़े टॉपिक्स में मुश्किलात पेश कर सकते हैं, हम उनको पहले ही समझ लेते हैं ताकि वहां पर हम इनका नाम उठाएं और आपको आइडिया दिमाग में आ जाए कि ये क्या चीज है। यहाँ पर हमारे पास है डक्टाइल डिफॉर्मेशन, जो कि टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन द मटेरियल फेल्यूर। अब मटेरियल के फेल्यूर जो होते हैं उनके जो ब्रेकिंग होती है कि भाई कोई ब्रेक कब होगा, कोई ब्रेक कब नहीं होगा, जो तुड़ रहा है जल्दी हम उसको क्या कहें, जो टूट नहीं पा रहा हम उसको क्या कहें, जो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है हम उसको क्या कहें, या किस किस्म की डिफॉर्मेशन है, ये उसके से बेसिस पर टाइप्स है। डक्टाइल डिफॉर्मेशन में ये होता है कि ये एक किस्म की परमानेंट डिफॉर्मेशन है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, जो कि डिफॉर्मेशन तो होगी, जो कि चेंज इन साइज तो या शेप तो होगी, मगर विदाउट ब्रेकिंग, ऑफन रिजल्टिंग इन अ चेंज इन शेप। भाई इसकी शेप में आप चेंज करेंगे मगर चेंज इन शेप भी होगी, आपका मटेरियल भी ब्रेक नहीं होगा। अगर मैं इसको जो है वो मैं करना चाहूँ, डिफॉर्म करना चाहूँ, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि ये टूट जाएगी। अगर ऐसी कोई चीज हो जिसको आप डिफॉर्म करना चाहें मगर ये आप आइडिया हो जाए कि भाई मैं जैसे इसको मोड़ूंगा तो ये टूट जाएगा, ये मुड़ेगा तो नहीं, तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन को, जो टूट जाए वो अलग है, जो ना टूटे तो फिर हम उसको कहेंगे डक्टाइल डिफॉर्मेशन। मिसाल हमने यहाँ पर इसी का ही दे रहे हैं कि भाई आपके पास ये एक किस्म की डिफॉर्मेशन है, आपने इसको डिफॉर्म किया, नहीं टूटा, कितना भी डिफॉर्म किया नहीं टूटा, तो मतलब ये डक्टाइल डिफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर अगर मेरे पास ये एक किस्म का अ, शीशा है, हमने इसकी करनी है डिफॉर्मेशन, तो मैंने अगर इसको डिफॉर्मेशन करना हुआ, तो मैं इसको तोड़ना अगर चाहूंगा, तो क्या आप समझते हैं कि ये बेंड होगा? ये बेंड नहीं होगा। ये जैसे ही आप इसको डिफॉर्म करना चाहेंगे, ये मुझे वार्निंग भी नहीं देता, ये थोड़ा सा भी डिफॉर्म नहीं होगा, पहले ही वो टूट जाएगा। तो इस किस्म के मटेरियल को जो जैसे ही उसको फोर्स लगाई जाए डिफॉर्म करने के लिए, तो वो डिफॉर्म में जाने से पहले ही टूट जाए, इस किस्म के मटेरियल को हम कहते हैं ब्रिटल डिफॉर्मेशन। तो बहरहाल डक्टाइल डिफॉर्मेशन आपकी एक किस्म की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है दैट इज एबल टू चेंज इट्स शेप विदाउट क्रैकिंग और ब्रेकिंग। अगर कोई चीज क्रैक होने के बजाय, ब्रेक होने के बजाय आपकी डिफॉर्म हो, अपनी शेप को चेंज कर पाए, तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम डक्टाइल डिफॉर्मेशन कहेंगे। और आपकी कॉपर वायर है, जिसको हम कहते हैं जिस्ट की वायर, तो अगर आप उसको इस तरह से मतलब वाउंड करेंगे तो वो टूटती नहीं है, जैसे ही आप उसको करें उसकी शेप वैसी रहती है,
अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाती, मतलब डिफ़ॉर्म होके ही रहती है मगर फिर भी टूटती नहीं है। तो इस किस्म की डिफ़ॉर्मेशन डक्टाइल है। एल्यूमीनियम फ़ॉइल है, जिस तरह आप शादी में जाते हैं तो जिस छोटे से फ़ॉइल के अंदर आपको रोटी रखी जाती है, व्हाइट कलर सा होता है, तो उसमें रोटी रखी जाती है ताकि रोटी ठंडी ना हो। तो वो जो होते हैं आपके एल्यूमीनियम फ़ॉइल होते हैं, एल्यूमीनियम फ़ॉइल को आप कैसे भी तोड़ें-मरोड़ें तो वो आपका बेंड होने से या डिफ़ॉर्म होने से वो टूटता नहीं है, तो वो भी आपका एक किस्म से कहलाया जाएगा डक्टाइल डिफ़ॉर्मेशन। गोल्ड लीफ है, गोल्ड का लीफ या छोटा-सा जिस तरह एल्यूमीनियम फ़ॉइल है, इसी तरह का ही गोल्ड का लीफ होता है। टिन कैन है, जिस तरह हम बार-बार इसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि किसी भी आप बेवरेज की जो है वो टिन लें, बॉटल की टिन लें, पेप्सी की या कोका-कोला की कोई टिन लेंगे बॉटल, तो आपने उसको क्रश किया। तो क्रश हो जाने के बाद तो वो क्रश तो हो गई लेकिन वो टूटेगी नहीं, सिर्फ़ वो क्रश होगी। तो इस किस्म की चीज़ें जो क्रश तो हों, जो अपनी चेंजेस तो शेप को चेंज तो करें, मगर टूटे नहीं, तो इनको डिफ़ॉर्मेशन कहेंगे मगर डक्टाइल डिफ़ॉर्मेशन और ये परमानेंट डिफ़ॉर्म रहेंगी। सिल्वर वायर भी बिल्कुल इस तरह है, अगर आपके पास चांदी की कोई वायर है या चांदी की कोई ओरिजिनल चीज़ है, चांदी की ओरिजिनल अगर आप कोई भी जो है वो लेके आएँगे चीज़ें, तो वो कमज़ोर होती हैं, वो इस तरह से आप उनको बेंड या डिफ़ॉर्म कर सकते हैं। ब्रिटल डिफ़ॉर्मेशन जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर आपके पास ये एक शीशा है और आपने शीशे को ज़ोर दिया और ये शीशा आपका डिफ़ॉर्म नहीं होगा, ये आपका मुड़ेगा नहीं बल्कि डायरेक्टली टूट जाएगा। तो इसका ये डायरेक्टली टूट जाना, ये सडन ब्रेकिंग, ये सडन क्रैकिंग कहलाई जाएगी ब्रिटल डिफ़ॉर्मेशन विदाउट सिग्निफिकेंट डिफ़ॉर्मेशन। ये डिफ़ॉर्मेशन में नहीं जाएगा, डिफ़ॉर्मेशन में जाने से पहले ही टूट जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रिटल डिफ़ॉर्मेशन कहेंगे। तभी हमने लिखा है कि दीज़ डायरेक्टली गो इंटू ब्रेकिंग, नो नेकलिंग और ड्राइंग बिफोर फेल्योर। अगर किसी दरख्त को आपके दरख्त की टहनी को आप तोड़ना चाहते हैं, तो वो टूटने से पहले वो कुछ बेंड होती है। कुछ बेंड होने के बाद वो जो दरख्त की टहनी है वो टूटना शुरू होती है। तो इसको जो कुछ वो जो है बैंड हुई है उसको हम कहेंगे नेकलिंग और उसको हम कहेंगे ड्राइंग बिफोर फेल्यूर। मगर ये आपकी ब्रिटल डिफॉर्मेशन में कोई भी नेकिंग नहीं है, कोई भी ड्राइंग नहीं है। फेल्यूर से पहले डायरेक्ट फेल्यूर है बस। कोई मतलब ड्रामेबाजी इसके अंदर नहीं है। उसके बाद इसका मिसाल हम देंगे ग्लास रॉड का। अगर कोई शीशे की रॉड है, शीशे का कोई आपके पास टुकड़ा हो, तो आप उसको बेंड करेंगे तो वो बेंड नहीं होगा, डायरेक्टली टूट जाएगा। और कंक्रीट का बीम है, अगर आपके पास सीमेंट का कोई छोटा-सा बीम बना हुआ है या सीमेंट की कोई ईंट है, आप उसको इस तरह से मरोड़ना चाहेंगे या क्रेन से आप उसको इस तरह से मरोड़ना चाहेंगे, तो वो आपका कोई बेंड नहीं होगा, बल्कि बेंड होने से पहले ही टूट जाएगा। तो इस किस्म की डिफ़ॉर्मेशन को हम ब्रिटल डिफ़ॉर्मेशन कहते हैं। स्टोन कॉलम जो पत्थर के कॉलम बने होते हैं, आप उनको क्रेन लेके आएँ और क्रेन से आप उनको ज़ोर दें ताकि वो थोड़े मुड़ें, तो ये किस्म की बेअक्ली होगी क्योंकि वो मुड़ेंगे नहीं, वो डायरेक्टली तुड़ेंगे। तो इस किस्म की डिफ़ॉर्मेशन जो डायरेक्ट उन चीज़ों को तोड़ दे, तो हम उनको कहते हैं ब्रिटल डिफ़ॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास है फटीग डिफ़ॉर्मेशन। और फटीग डिफ़ॉर्मेशन आपके पास जो है, इसको हम कहते हैं ये ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है एंड फेल्यूर है ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग साइकिल्स। भाई देखते हैं ना कि ब्रिजेस जो होती हैं या जो आपके पास पुलें होती हैं, ये कुछ टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू होती हैं। ना तो वो बैंड होती हैं कंप्लीटली, ना तो वो कंप्लीटली फेल्योर होती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक असर आता जाता है, टूट जी जाती हैं। उनमें आहिस्ता आहिस्ता क्रैक्स आते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेंडिंग आदा आती जाती है। तो इस किस्म की डिफॉर्मेशन जो आपकी कहलाई जाएगी ग्रेजुअल, वहां पर डिग्रेडेशन हो रही है क्योंकि वहां पर रिपीटेड लोडिंग अनलोडिंग, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। तो ये आपकी कहलाई जाएगी फटीग डिफॉर्मेशन। जिस तरह आपके पास बाइसिकल की जो चेन है वो चलते 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 आहिस्ता आहिस्ता
उसमें थोड़े-थोड़े क्रैक आते जाएँगे और थोड़ी-थोड़ी वो टूटती जाएगी, तो वक़्त आएगा एक टूट जाएगी कंप्लीटली। तो इस ये जो साइकिल की जो चेन का जो ब्रेकेज है इसका टूटना, ये भी आपका इसमें आता है। ब्रिज का जो कोलैप्स है, कुछ वक़्त के बाद जो ब्रिज टूट जाती है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई पुलें, सक्खर की पुल और ये कुछ बैराजेज़ हमारी आज तक वैसी की वैसी ही हैं। उनके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करे, रोड़ी की पुल सक्खर से मिला रही है और वही एक ही पुल है। बस वो कोई मेला लगता है तो ट्रैफिक जाम उधर ही फँसी रहती है। कोई कोई भी एक्सटर्नल वे हमने नहीं बनाना, भाई क्यों हम बनाएँ? भई वो बना के दे गए, हैप्पी न्यू ईयर आएगा, लाइटिंग लगाएँगे, कलर्स करेंगे, फिर हम पिक्चर्स निकालेंगे, भाई पुल है। पुल तो है, हमने भी तो कुछ करना है, कोई एक अल्टरनेट चीज़ तो बनानी है। बहरहाल चलते हैं हम एयरप्लेन विथ यू विंग फटीग, जो आपके पास एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता मतलब उनमें एक किस्म की बेंडिंग आती जाती है, उनमें थोड़े-थोड़े क्रैक्स आते जाते हैं, तभी किसी भी एयरप्लेन को, किसी भी जहाज़ को उड़ाने से पहले कंप्लीट उसकी स्क्रूटनी की जाती है ताकि कोई भी छोटी भी चीज़ उसमें ना रहे, वरना वो गिर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास इंजन के क्रैंकशाफ्ट होते हैं, जो वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता उनमें मतलब मसले आते जाते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिग्रेडेशन है, उनकी कमी होती जा रही है, ये आपकी कहलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं फटीग डिफॉर्मेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो आपने सब पढ़ी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमें ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि आपकी हेल्प के बगैर हमारा चैनल ग्रो हो नहीं पाएगा। वी नो इट एंड यू नो इट। तो कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो सही लगा तो, और साथ-साथ में अगर आपने वीडियो डाउनलोड करके देखा है तो जब ऑनलाइन हो, और साथ में हमें कमेंट और लाइक कर दें ताकि हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो जो हमने आपको पढ़ा है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।